सो हेलो एवरीवन। तो देखना, अब जो स्टैंडर्ड अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। एंड अगेन दिस स्टैंडर्ड हैज़ अ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, राइट। तो ऑडिट रिपोर्ट का जो सीरीज है अपना, उसे सीरीज को बिलोंग करता है SS 701, दैट इज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इस स्टैंडर्ड को करने से पहले ना, इसका ऑब्जेक्टिव समझो कि ये स्टैंडर्ड क्यों आया, इस स्टैंडर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस स्टैंडर्ड से क्या होगा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस स्टैंडर्ड से क्या बेनिफिट मिलेगा, और एज ए ऑडिटर मेरे को क्या करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। ठीक है जी। तो देखना, अगर हम लोग बात करें SS 701, दैट इज की ऑडिट मैटर्स, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे KAM, की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। तो देखना सर, लॉजिक बड़ा सिंपल है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के पीछे। ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है आपको? ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, एकदम प्रैक्टिकल वे में बात कर रहा हूं मैं कि इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। टू इनेबल यूजर्स टू गेट, अब जो चीजें हम लिख रहा हूं ना सर मैं, ये आपको अपने बुक्स में नहीं मिलेगा, अपने किताबों में नहीं मिलेगा। ये पार्टिकुलर सेंटेंस, ये पार्टिकुलर फ्रेज, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैंने कहाँ से देखा सर? ये मैं आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द की ऑडिट मैटर्स, आई वॉज जस्ट गोइंग इनटू ए डेप्थ रिसर्च ऑफ द की ऑडिट मैटर्स। तो मैंने देखा कि जो E&Y यूके का टीम है ना, तो E&Y यूके का टीम का ये कमेंट्री था कि दिस इज द वेरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द की ऑडिट मैटर, एंड दैट आई फेल्ट कि यार ये तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है और इससे अपने को एक बहुत ज्यादा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो दिस इज टू इनेबल यूजर्स टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर ऑडिट प्रोसेस। ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली एज अ ऑडिटर मैं ऑडिट कैसे कर रहा हूं, मेरा ऑडिट का अप्रोच क्या है, व्हाट इज द ऑडिट अप्रोच आई एम फॉलोइंग, राइट। हाउ आई एम आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट रिस्क, आई एम हाउ आई एम एड्रेसिंग दोज रिस्क। इस चीज का इंसाइट थोड़ा सा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी मिले कि अच्छा जी, कंपनी के जो ऑडिटर हैं वो इस प्रकार से ऑडिट करते हैं, दिस इज द ऑडिट प्रोसेस, दिस इज हाउ दे आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क, एंड व्हेन दे आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क, दिस इज हाउ दे एड्रेस दोज रिस्क, दिस आर द टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दे परफॉर्म, एंड दिस इज हाउ दे अराइव टू दैट कंक्लूजन दैट एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देना हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य है कि भाई हमारा ऑडिट प्रोसेस कैसा चलता है, टू गेट ए इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, ताकि उनको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिले। फर्दर आप बोल सकते हो टू प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिले। ठीक है। टू प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आप बोल सकते हो सर कि ऑडिट मैटर्स का जो उद्देश्य है वो क्या है, कि आप बोल सकते हो कि ना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ऐसा लगे कि यस, वी आर इन्वॉल्व इन द डिस्कशन प्रोसेस, टू प्रमोट ए टू वे डायलॉग बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट, कि उनको भी एक पता रहे कि ओके, दिस इज द ऑडिट प्रोसेस गोइंग ऑन, दिस इज हाउ दे आर एड्रेसिंग द रिस्क। तो यूजर्स को भी आप क्या करना चाहते हैं सर? अपने ऑडिट प्रोसेस में शामिल करना चाहते हैं, अपने डिस्कशन मेकिंग में शामिल करना चाहते हैं। टू इन्वॉल्व यूजर्स इन द ऑडिट प्रोसेस इन इनडायरेक्ट मैनर। ठीक है। अब यहां जो भी बातें मैंने आपके लिए लिखी है ना, इसमें से कुछ भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, आपको एग्जाम के लिए कुछ याद नहीं रखना है सच। ठीक है। आपको एग्जाम के लिए कुछ भी याद नहीं रखना है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, समझेंगे कि ऑडिट मैटर्स क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। अब देखना स्टैंडर्ड क्या कहता है, ऐसा 701 क्या कहता है कि जब आप ऑडिट करते हो, जब आप ऑडिट करते हो एज ए ऑडिटर, जब आप ऑडिट करते हो, आप जब ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो, आप जब ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो जहां रिस्क ज्यादा है, क्या है सर? रिस्क ज्यादा है, या फिर जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है,
रिस्क ज्यादा है, जैसे कि क्या हो सकता है सर, फ्रॉडुलेंट एरियाज, वो एरियाज जहां पे फ्रॉड होने की संभावना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो दिस आर द एरियाज की जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी है, कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिल गया मेरे को, ठीक है ना, एनी फ्रॉड रिस्क फैक्टर दैट इज इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ फ्रॉड। सो दोज आर द हाई रिस्क एरियाज की भैया रिस्क बहुत ज्यादा है, या फिर जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हो। तो कुछ बातें ऐसी है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिनको जब प्रोजेक्ट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रखा जाता है, तो वहां पे जजमेंटल बातें होती हैं, वो वहां पे जजमेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट। एग्जैक्टली प्रिसाइजली मेजर कर पाना उन चीजों को बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट को फिगर आउट करना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है, तो एग्जैक्टली वहां पे ना डिबेट्स हो सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। एस्टिमेट्स, जजमेंट्स बहुत हाई है, राइट, द जजमेंट इज क्वाइट हाई। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं सर जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पे रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सर जहां रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखा कि यार कैश के रिसिप्ट को छुपाया जा रहा है, कैश के रिसिप्ट को सप्रेस किया जा रहा है, मैंने देखा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वीक है। तो ये क्या सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे अपने को फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, ठीक है। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो गया सर, इंटरनल कंट्रोल वीक हो गया सर, लॉट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो दिस आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मैंने पाया कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, सम अनसर्टेनिटी अबाउट गोइंग कंसर्न, वी हैव सम अनसर्टेनिटी अबाउट गोइंग कंसर्न। कुछ ऐसा दिखाई दिया मेरे को, कुछ ऐसा इंडिकेटर दिखाई दिया मेरे को कि लग रहा है कि यार कंपनी का गोइंग कंसर्न ही डाउट में है। फॉर एग्जांपल कंपनी ना अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा, अपने ईएमआईज चुका नहीं पा रहा, उनके ईएमआईज में डिफॉल्ट हो रहा है, उनको लिक्विडिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो इंडिकेट कर रही हैं कि कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खतरे में है, इंडिकेटर्स की गोइंग कंसर्न अनसर्टेन है। समझ पा रहे हो? सम काइंड ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस अगेंस्ट द कंपनी, कि कंपनी के खिलाफ केस फाइल हुआ है, एंड वो केस में अगर कंपनी हार जाता है तो कंपनी को एक मेजर पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं, हाई रिस्क के एरियाज हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं सर जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो एक हाई जजमेंटल एरिया है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। वैल्यूएशन एक हाई जजमेंटल एरिया है, वैल्यूएशन, राइट। अलग अलग वैल्यूअर्स के अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होते हैं, अलग अलग साइंटिफिक एस्टिमेट्स यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को वैल्यू करने के लिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया। कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, कब नहीं करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, वैल्यूएशन हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया। तो अगेन दिस आर सम ऑफ द एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब आप एज ए ऑडिटर आप ऑडिट करते हो, आप जब ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई आपने देख पाया कि रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई है, आपने देखा कि सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है, यानी आपने आरजे आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया? आपने आरजे आइडेंटिफाई किया, ठीक है। कि आर से रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट एंड जे फॉर जजमेंट, कि आपने पाया कि सर रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है और आपने पाया कि सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है द यूजर्स वांट टू नो दैट, मतलब आप देखते हो ना, द जनता वांट्स टू नो, द पब्लिक वांट्स टू नो, ये स्लोगन आप सुनते होंगे कि जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड कहता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? कि ऑडिटर साहब आपने इन एरियाज को कैसे आइडेंटिफाई किया, हाउ यू आइडेंटिफाइड दिस रिस्की एरियाज। जब आपने इन एरियाज को आइडेंटिफाई किया तो आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, आपने क्या एक्शन लिया। अब वो एक्शन लेने के बाद, वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद आपने क्या कंक्लूजन अराइव करा। तो भले ही मान लो आपका कंक्लूजन सही है, भले ही आपका कंक्लूजन सही है, आपका कंक्लूजन ये है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, आपने देखा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट फ्रॉड रिस्क फैक्टर, आपने मैनेजमेंट से बातचीत की, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लिया, आपने वाउचिंग करा, आपने वेरिफिकेशन करा, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करा, आपने वो सारी बातें करी, आपने सारी चीजें करी, और आपने फाइनली पाया कि फ्रॉड तो नहीं है, आपने फाइनली पाया कि फ्रॉड तो नहीं है। बट अल्टीमेटली वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर था, अल्टीमेटली क्या था? वो एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर था, ठीक है ना। तो अब अगर हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में बता दें कि ऑडिट करते वक्त मेरे को एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिला था, दिस वाज द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। जब मैंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करा, कैसे आइडेंटिफाई करा वो भी बता दूं मैं।
उसके बाद जब मैंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया, मैंने एज ए ऑडिटर ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, और ये सारा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद मुझे ये कंक्लूजन मिला, मुझे ये नतीजा मिला, तो भले ही वहां पे कुछ एडवर्स रिपोर्टिंग नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं यूजर्स को ना एक बेटर इंसाइट दे रहा हूं अबाउट द ऑडिट प्रोसेस, कि हाउ द ऑडिट प्रोसेस इज बीइंग कंडक्टेड। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ना देख के मजा आएगा, रीड करके मजा आएगा, पता चलेगा कि अच्छा भाई हमारे ऑडिटर साहब ने इस तरीके से फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया, इस तरीके से ऑडिटर साहब ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, और इस प्रकार से ऑडिटर साहब ने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद एविडेंसेस लिए और कंक्लूड करा कि यहां पे सब कुछ सही है। ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्ड सिंपली यही कहता है कि आप जब भी ऑडिट करते हो, आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो जो आरजे है, मतलब जहां रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये बात हम लोग कहां देखते हैं सर, कौन कौन से एरियाज है जहां रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है? तो ये बातें अपन देखते हैं ऐसे 315 में। कहां देखते हैं सर? ऐसे 315 में देखते हैं। या फिर आपने आइडेंटिफाई करा ऐसे एरियाज जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे अपने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये बात आप ऐसे 540 में देखते हो, 540 में देखते हो। तो ऑडिटर, ये स्टैंडर्ड क्या कहता है पार्टिकुलरली, कि जब आपने ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपको क्या करना है, आपको अपने की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन करने हैं। डिटरमाइन की ऑडिट मैटर्स मतलब इन्हीं एरियाज में से आपको की ऑडिट मैटर्स मिलेगा। इन्हीं एरियाज में से आपने जब पाया कि अच्छा भाई यहां रिस्क बहुत ज्यादा है, अच्छा इसमें मेरा की ऑडिट मैटर क्या रहेगा, मतलब किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें हाईएस्ट रिस्क है, अच्छा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है, अच्छा कहां ज्यादा जजमेंटल है, कहां ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है, आप उसी में से क्या कर लोगे, अपना की ऑडिट मैटर निकाल लोगे। दैट इज गोइंग टू बी योर की ऑडिट मैटर, कि देखो देखो मैंने देखा था कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में अनसर्टेनिटी था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में इशू था, मुझे ऐसा लगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम है, फिर मैंने एज ए ऑडिटर ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, फिर एज ए ऑडिटर सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मैंने ये पाया कि नहीं भाई सब कुछ सही है। या फिर मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा, मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हुई, मैनेजमेंट ने मुझे क्लैरिफाई किया, आई वॉज satisfied with the clarification given by the management, या फिर मैंने मैनेजमेंट को क्लैरिफाई किया, मैनेजमेंट ने उस चीज को सही कर दी। अब क्योंकि मैनेजमेंट ने उस चीज को सही कर दिया तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन तो दे नहीं सकता, बट मैं आपको बता रहा हूं कि देखो 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 मैंने कितनी मेहनत करी है ऑडिट के पीछे, मैंने किस तरीके से रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करा है, मैंने किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, किस तरीके से मैं एविडेंसेस मैंने ऑब्टेन करा है, किस तरीके से मैंने कंक्लूजन फॉर्म करे हैं। तो वो सारा बात मेरे को यूजर्स को बताना है, ठीक है ना? और यही उद्देश्य है की ऑडिट मैटर्स का। तो मेरे को डिटरमाइन करना है की ऑडिट मैटर, मेरे को क्या करना है सर, फर्दर बताना है हाउ आई एड्रेस्ड दोज मैटर्स। तो मेरे को की ऑडिट मैटर्स के बारे में बताना है, फर्दर मेरे को बताना है कि सर हाउ आई एड्रेस दोज मैटर्स, मैंने उन मैटर्स को कैसे एड्रेस करा, एज ए ऑडिटर मैंने क्या क्या करा, एज ए ऑडिट मेरा ऑडिट प्रोसेस क्या था। एंड इफ नो के एम फाउंड, कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं तो कोई बात नहीं, तो अपन ये बता देंगे मेंशन दैट नो के एम फाउंड। एकदम लॉजिकल सी चीज है, मेंशन कर देंगे कि अपने को कोई के एम मिला ही नहीं। तो दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ की ऑडिट मैटर, ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। और याद रखिएगा सर, ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ना की ऑडिट मैटर का, ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है की ऑडिट मैटर का, ये मेनली लगता है लिस्टेड एंटिटीज में। किस में लगता है सर? लिस्टेड एंटिटीज में लगता है। और अदर एंटिटीज के लिए ऑप्शनल है, अदर एंटिटीज के ऑडिटर्स के लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड करें और चाहे तो इंक्लूड ना करें, ठीक है। अब यहां पे फर्दर फिल्टरेशन करता है स्टैंडर्ड। फिल्टरेशन क्या करता है, कैसे करता है? स्टैंडर्ड कहता है कि देखो यार वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो रिस्की हो, वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो रिस्की हो, वैसे तो बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जो रिस्की हो, बहुत सारे जजमेंटल मुद्दे हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो क्या आप हर किसी को अपने की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर दोगे? वेदर यू आर गोइंग टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इन योर की ऑडिट मैटर? द आंसर इज नो। अब स्टैंडर्ड कहता है फर्दर कि सर्टेन इश्यूज
आप कम्युनिकेट करते हो ऑडिट प्रोसेस में टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस TCWG एज पर ऐसे 260। तो ऐसे 260 एक रिक्वायरमेंट ले डाउन करता है कि जो भी सिग्निफिकेंट बातें होती हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती हैं, वी कम्युनिकेट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सर्टेन इश्यूज की जगह जो अप्रोप्रिएट वर्डिंग रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। कि आपके जो ऑडिट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होते हैं, सबसे मजेदार फाइंडिंग्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होते हैं, आप दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हो एज पर ऐसे 260। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना। आउट ऑफ दिस फाइंडिंग्स आप डिटरमाइन करिए कि भाई इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है। इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होना चाहिए, जिसके बारे में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानकारी होनी चाहिए। तो आउट ऑफ दिस फाइंडिंग्स डिटरमाइन की ऑडिट मैटर। दिस में बी फाइनेंशियल मैटर्स, दिस में बी नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सर ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर हो। दिस कैन बी ए फाइनेंशियल मैटर, दिस कैन बी ए नॉन फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, तो आई बिलीव लॉजिक समझ में आया कि एग्जैक्टली लॉजिक क्या है। सबसे पहले की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड क्यों आया है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्दर फिल्ट्रेशन करा कि यार आप जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग दो चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 260, उन्हीं फाइंडिंग्स में से आप क्या कर लीजिए सर, डिटरमाइन कर लीजिए की ऑडिट मैटर। क्या कर लीजिए सर, डिटरमाइन कर लीजिए की ऑडिट मैटर। ठीक है, और ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती हैं। आई बिलीव जो इतना लॉजिक है एकदम क्लियर है। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो आई बिलीव कि अभी तक जो चीजें हैं पूरी क्लियर हैं। ठीक है, अब देखना सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पे। देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड मतलब दिस डेफिनेटली क्वालिफाइज एज की ऑडिट मैटर्स, एंड डेफिनेटली ये की ऑडिट मैटर्स होगा ही होगा। जैसे क्या बता सकते हो सर, एनी मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, कोई भी ऐसा मैटर जो मॉडिफिकेशन दे रहा है, गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। तो आप सोच के देखो सर, कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से ऑडिटर अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से ऑडिटर अपने रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है या एडवर्स रिमार्क दे रहा है। ठीक है, तो एनी मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, क्लियर है। सो आप बताओ ये कि ऑडिट मैटर है कि नहीं है, डेफिनेटली है।
डेफिनेटली है कोई ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन ना दे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन ना देकर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन दे रहा है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी डाउट, दैट क्वालिफाइज एज अ की ऑडिट मैटर। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई भी ऐसा मैटर जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रहा है इन गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी, ठीक है ना। जैसे कि रेशियोज एडवर्स हैं, फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स हैं, लिक्विडिटी क्रंच है, यू नो डिफॉल्ट्स इन मेजर पेमेंट, कुछ ऐसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस जिससे अपना धंधा में खतरा मंडरा सकता है। अपना धंधे में क्या हो सकता है सर, खतरा मंडरा सकता है, अपने को अपनी फैक्ट्रीज शट डाउन करनी पड़ सकती हैं, बंद करना पड़ सकता है। मतलब ऑल दोज इंडिकेटर्स दैट आर गिविंग दैट अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न, दैट आर गिविंग राइज टू मैटर अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न। तो आप बताओ भाई, कंपनी अगर चलेगा ही नहीं, कंपनी का गोइंग कंसर्न ही नहीं रहेगा, तो आगे क्या होगा। तो मतलब ये क्या चीज़ है कि ऑडिट मैटर है कि नहीं है, डेफिनेटली ऐसा कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि भाई मतलब दिस आर, मतलब आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि अच्छा मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन भाई की ऑडिट मैटर है, मैटरल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर है। बाकी सिग्निफिकेंट एरियाज में तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, इंपेयरमेंट लॉसेज है, वैल्यूएशन है, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर दैट क्वालिफाइज एज द की ऑडिट मैटर। बट एनी मैटर जहां पे ऑलरेडी आप एविडेंसेस ऑब्टेन कर चुके हो कि हाँ भाई मॉडिफिकेशन देना है अपने को, तो वो तो अपने आप ही की ऑडिट मैटर हो गया। मैटरल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न, कोई ऐसा इंडिकेटर जिसकी वजह से मैटरल अनसर्टेनिटी जा रहा है गोइंग कंसर्न में, वो तो अपने आप ही की ऑडिट मैटर हो गया ना, एकदम लॉजिकल सा चीज है ना। बट स्टिल आपको पता है these are definitely key audit matter but not to be reported as key audit matter, not to be reported as key audit matter as per SS 701। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिनको अपने को अलग से हाईलाइट करने की जरूरत है। वो अपने को की ऑडिट मैटर के कॉमन कैटेगरी में भी नहीं डालना जहां पे और भी पॉइंट्स हैं, इसको अपने को और अलग से हाईलाइट करने की जरूरत है। इनका अलग से पैराज दिया हुआ लॉ में, ठीक है। एनी मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन दैट विल कम अंडर द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, वो कहां जाएगा, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में जाएगा। एनी मैटर रिलेटिंग टू अनसर्टेनिटी दैट इज गिविंग राइज टू अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न, तो उसके लिए एक अलग पैराग्राफ है ऐसे 570 में, दैट इज मैटरल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, ठीक है, जिसको मैं प्यार से बुलाता हूं मुर्गा पैराग्राफ। तो दिस आर द मैटर्स कि भाई दे आर डेफिनेटली KAM बट नॉट टू बी रिपोर्टेड एज पर KAM, बट नॉट टू बी रिपोर्टेड एज KAM एज पर SS 701। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में जाएगा एज पर SS 705। मैटरल अनसर्टेनिटी इन गोइंग कंसर्न की बात करें तो ऐसा कोई भी मुद्दा ऐसे 570 के हिसाब से कहां जाएगा सर, मैटरल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में जाएगा। तो ऐसा 700 के तहत जब अपन ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हैं तो अपने को अलग से दिखाई भी देता है मैटरल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। तो ऐसे 700 के अंदर जब अपन ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हैं तो अपने को मुर्गा पैराग्राफ अलग से दिखता है और अपने को KAM अलग से दिखता है। तो डेफिनेटली ऑल्दो दिस क्वालिफाइज एज अ KAM बट दैट विल नॉट गो अंडर द हेडिंग KAM बिकॉज दैट हैज अ डिफरेंट हेडिंग, दैट हैज अ डिफरेंट पैरा। आई बिलीव समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए अपन ये भी कहते हैं कि KAM सब्सटीट्यूट नहीं होता ऑफ मॉडिफिकेशन, KAM सब्सटीट्यूट नहीं होता ऑफ एनी मैटर दैट इज गिविंग अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न। KAM इन चीजों का सब्सटीट्यूट नहीं है, KAM अलग है, ये बातें KAM है बट इनका अलग पैराग्राफ है, KAM इन चीजों का सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है ना, KAM इन चीजों का सब्सटीट्यूट नहीं है। तो there are certain areas that are very significant that qualifies as KAM but that is to be not to be reported as per KAM as per 701। काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, that is any matter giving rise to modification might have material uncertainty in going concern, ठीक है जी। तो अब देखना, अगर हम मॉडिफिकेशन की भी फर्दर बात करें तो मान लीजिए ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, तो वो तो बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन ओपिनियन में जाएगा, ठीक है ना। कहां जाएगा सर, बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन ओपिनियन में जाएगा। तो जिन मुद्दों की वजह से बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, दोज आर KAM बट विल नॉट कम अंडर KAM कैटेगरी, दे विल कम इन द बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन पैराग्राफ,
सिमिलरली जिन मुद्दों की वजह से ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिया है वो चीजें के एम तो हैं, बट वो जाएगा बेसिस फॉर एडवर्स पैराग्राफ में, वो चीजें के एम में नहीं आएंगी। तो और अगर ऑडिटर ने यहां पे डिस्क्लेमर दिया है, क्या दिया, डिस्क्लेमर दिया है, तो याद रखना के एम वन कम एट ऑल, के एम आएगा ही नहीं। तो ऐसे 705 करते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑडिटर डिस्क्लेम कर रहा है तो वहां पे की ऑडिट मैटर वो मेंशन करेगा ही नहीं अपने रिपोर्ट में, क्योंकि वो डिस्क्लेमर ही दे रहा है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट ऑडिट मुद्दे मिले ही नहीं उसको। He did not found any significant audit matters. He was not at all, able to take the evidences. इसलिए वहां पे KAM जाएगा ही नहीं, वहां पे KAM रिपोर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है ना, तो स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं बचा आपके लिए। अब आप देखोगे कि स्टैंडर्ड आपके लिए एकदम आसान है, कोई भी टॉपिक आप स्टैंडर्ड का उठा लोगे, बुक से रीड करोगे, आप देखोगे इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना एक बार, कमिंग टू द बुक्स, ऐसे 701 दैट इज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऐसे, दिस ऐसे अप्लाइज टू द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, लिस्टेड एंटिटीज की बात हो रही है। एंड सर्कमस्टेंसेज व्हेन द ऑडिटर अदरवाइज डिसाइड्स टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और बाकी अदर एंटिटीज के केस में जब भी ऑडिटर को जरूरी लगे कि हाँ भैया की ऑडिट मैटर्स मेरे को अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए, एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। पॉइंट टू रिमेंबर, SS 705 prohibits the auditor from communicating key audit matter when the auditor disclaims the opinion। तो एकदम क्लियर कट ये बात आई थिंक आपके दिमाग में घुस गया होगा आपके भेजे में। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर, these are the matters that in the auditor's judgment were of most significance in the audit of financial statements of current period। कि जब मैं करंट पीरियड को ऑडिट कर रहा था तो ये सारी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बातें थी जो मेरे को पता चली, और ये मैटर्स मैंने कहां से सेलेक्ट किया, आउट ऑफ द मैटर्स दैट आई कम्युनिकेटेड विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस। इसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, एक बार आप रीड कर लेंगे, आर मार्क कर दिया है मैंने। स्कोप ऑफ दिस ऐसे, communicating key audit matters in the auditor's report is in the context of auditors having formed an opinion on the financial statement as a whole। communicating key audit matters in the auditor's report is not, अब ये एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, it is not a substitute for disclosure in the financial statements that the applicable FRF requires management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation। मतलब सिंपल सी चीज है यार, ये चीज एकदम क्लियर कट कर दिया है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर का ये सब्सटीट्यूट नहीं है। मैनेजमेंट ये ना समझे कि भाई एज ए ऑडिटर ने इस मुद्दे को की ऑडिट मैटर में ऑलरेडी एड्रेस कर दिया तो अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर अलग है, ऑडिट रिपोर्ट अलग है, की ऑडिट मैटर अलग है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से जो हमारा की ऑडिट मैटर का कम्युनिकेशन है वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता फॉर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द एप्लीकेबल एफआरएफ रिक्वायर्स। तो आई थिंक ये बात ऐसे भी समझ में आनी चाहिए कि भाई एप्लीकेबल एफआरएफ का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो तो फॉलो करना ही है, केएएम हैज नथिंग टू डू विद दैट, इट्स अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। It is not a substitute for the auditor expressing a modified opinion when requiring by circumstances of a specific audit engagement in accordance with SS 705। ऑडिटर ऐसा नहीं सोच सकता कि भाई एक काम करता हूँ, दिस इज द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, तो इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द ओपिनियन इसको केएएम में शामिल कर देता हूँ, नहीं।
जब आप किसी चीज को मॉडिफिकेशन वाले पैराग्राफ में शामिल करते हो तो उसका एक एडवर्स पिक्चर होता है, उसका एक एडवर्स इंडिकेशन होता है। जबकि आप किसी मुद्दे को अगर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डालते हो तो उसका एक नेगेटिव इंडिकेशन नहीं होता, वो एक नेगेटिव इंडिकेशन नहीं होता, वो एक नेगेटिव पिक्चर डेपिक्ट नहीं करता। वो सिर्फ यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए है, यूजर को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के लिए है, यूजर के लिए रीड करने के लिए है। तो कहीं से भी की ऑडिट मैटर सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर एक्सप्रेसिंग ए मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना। इफ एनी मैटर इज गिविंग राइट्स टू मॉडिफिकेशन यू हैव टू इंक्लूड दैट इन द बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ एंड दैट विल नॉट कम इन द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. It is not a substitute for reporting in accordance with SA 570 when a material uncertainty exists relating to going concern that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. Similarly, अगर हमने ऐसे indicators देखे जिसकी वजह से material uncertainty है relating to going concern, तो वो बातें अलग है, आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए एज पर ऐसे 570 इन द मुर्गा पैराग्राफ मेटल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। वो बातें भले ही की ऑडिट मैटर है बट आप उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करोगे, वो एज पर ऐसे 570 मुर्गा पैराग्राफ में रिपोर्ट होगा। तो अपने को समझना होगा कि भाई दिस इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद 570 एज वेल, एंड इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट, इट इज नॉट ए सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। अपने को यह भी समझना होगा कि KAM जो है ना वो ऑडिटर का ओपिनियन नहीं है ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। KAM क्या है? KAM इज जस्ट कि भाई मैं ऑडिट कर रहा था, ऑडिट करते वक्त मुझे सिग्निफिकेंट बातें पता चली और उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दिस वाज समथिंग सिग्निफिकेंट दैट आई फाउंड, दिस इज द ऑडिट प्रोसीजर दैट आई परफॉर्म्ड। तो आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल, दिस इज नॉट ए ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। मैं कहीं भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा। KAM जो है वो ओपिनियन एक्सप्रेशन का पैराग्राफ नहीं है। ओपिनियन आपको ढूंढना है तो मेरे आप ओपिनियन पैराग्राफ में जाइए। तो मेरा जो KAM का पैराग्राफ है वो ओपिनियन के लिए पैराग्राफ नहीं है, इट इज नॉट ए सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स, ठीक है जी। सब पॉपुलर एग्जांपल्स ऑन की ऑडिट मैटर्स, तो जो भी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर करा, जैसे कि जहां भी ROMM हाई है, राइट, जैसे कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स वगैरह हो गया, इंटरनल कंट्रोल वीक, वो भी होगा, वो भी आ जाएगा इन एग्जांपल्स की लिस्ट में। या फिर जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, वैल्यूएशन हो गया, इंपैयरमेंट हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, ये सारा कुछ। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर्स जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है इन द ऑडिट रिपोर्ट्स। असेसमेंट ऑफ इंपैयरमेंट एक जजमेंटल मुद्दा है। प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड कॉन्टिजेंसीज, राइट, तो अगेन एक जजमेंटल मुद्दा है, जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जजमेंटल होते हैं, ऑडिटर्स को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है इस रिगार्ड में, मैनेजमेंट भी अपना एक्सपर्ट्स यूज करती है, तो जजमेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैटर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया इफ वी टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, राइट। खास करके कुछ इंडस्ट्रीज में रेवेन्यू रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा, तो वहां पे काफी ज्यादा जजमेंटल रिस्क इन्वॉल्व होता है। टैक्सेशन मैटर्स में काफी ज्यादा जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंटल रिस्क इन्वॉल्व होता है। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, ये कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स दिए हैं की ऑडिट मैटर्स के। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे आप? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एंड कैसे कंसिडर करेंगे? आरजे को देखकर कंसिडर करेंगे वो एरियाज जहां पे रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या फिर वो एरियाज जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो मेनली तो आरजे रहेगा, बाकी जो भी कुछ एडिशन में है वो याद कर लेंगे अलग से। तो key audit matters are to be determined from the matters communicated to TCWG considering the following areas of higher assessed ROMM or significant risk identified in accordance with SA 315, significant audit judgments related to financial statements that involved management judgment and effect of significant event or transactions occurred during the year। तो पूरे साल भर में जो भी significant बातें हुई हैं, significant transactions हुई हैं, उनसे भी KAM determine कर लेंगे। और हर एक KAM के लिए ऑडिटर क्या करेगा? गिव रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी ना कि नोट्स टू अकाउंट्स में ऑलरेडी मैनेजमेंट ने भी डिस्क्लोजर दिया हुआ है, ज्यादातर चीजें ही ऐसी होंगी कि नोट्स टू अकाउंट्स में ऑलरेडी मैनेजमेंट हैज आल्सो गिवन अ डिस्क्लोजर रिगार्डिंग दैट, राइट। तो अगर मैनेजमेंट ने भी डिस्क्लोजर दिया हुआ है तो अपन ये भी रेफर कर देंगे कि मैनेजमेंट हैज आल्सो गिवन डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू अकाउंट्स। एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैटर को हमने सिग्निफिकेंट क्यों माना, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन व्हाई वी कंसीडर दोस मैटर एज सिग्निफिकेंट मैटर, एंड एक्सप्लेन करेंगे कि हमने उस मुद्दे को कैसे एड्रेस करा ऑडिट में, हमने उन एरिया को सिग्निफिकेंट क्यों माना, कैसे हमने उन एरियाज को आइडेंटिफाई करा, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आपने ने परफॉर्म करे। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, पहले था डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, अब हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे की ऑडिट मैटर्स को। तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या रहेगा हमारा इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज सबसे पहले क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम बता देंगे कि की ऑडिट मैटर्स है क्या, सबसे पहले हम बता देंगे कि की ऑडिट मैटर्स है क्या, और यूजर्स को ये भी बता देंगे कि भैया हम अलग से कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं।
तो सबसे पहले बता देंगे कि की ऑडिट मैटर्स है क्या. Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period. And users को बता देंगे कि हम कोई separate opinion express नहीं कर रहे हैं. And these matters were addressed in the context of audit of the financial statement as a whole and in forming the auditor's opinion thereof. And the auditor does not provide a separate opinion on these matters. And अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए तो ऑडिटर स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा KAM पैराग्राफ में कि देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट. ठीक है. और अगर कोई KAM नहीं है ना तो उसका मैनर ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा देखना, उसका इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे. तो विल जस्ट कम्युनिकेट दिस लाइक द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और मैटर अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स. अब इन दो का रेफरेंस अपन ने क्यों दिया? क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था कि ये ऐसे मुद्दे हैं कि ये अपने आप में इंप्लाइड होता है कि दिस आर द की ऑडिट मैटर्स. ठीक है. एक्चुअली में अब जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करें तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन जहां अपन ने दिया है तो क्वालिफाइड ओपिनियन में फिर भी क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत जजमेंट्स इन्वॉल्व हो कि यार की ऑडिट मैटर में ले कि नहीं ले, उतना सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. बट अगर एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं तो वहां तो इंप्लाइड, एकदम इंप्लाइड है कि that will be a key audit matter as well. Similarly, any matter that is giving rise to the material uncertainty related to going concern, वो अपने आप में ही KAM क्वालिफाई करता है बट वो KAM में नहीं आता है. So that is why हमने बोला कि apart from these very matters we have determined कि कोई और की ऑडिट मैटर नहीं है हमारे रिपोर्ट में कम्युनिकेट करने के लिए. अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे और बनता है. यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ KAM आप डिटरमाइन कैसे करोगे, और एक बनता है सर कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे KAM कम्युनिकेट नहीं होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में. ठीक है. कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे KAM रिपोर्ट नहीं होगा. मतलब मैंने पाया कि भाई बहुत रिस्की एरिया है, जजमेंटल एरिया है, मेरे को कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिल गया एंड मैंने पाया कि भाई ये मैटर तो बहुत सिग्निफिकेंट है, ये तो KAM में आना चाहिए, बट फिर भी मैं KAM में रिपोर्ट नहीं करूंगा. कब नहीं करूंगा? I have already identified this is the KAM. I have already determined that they should go in the KAM para, but still मैं उसे communicate नहीं करूंगा. मैं कब नहीं करूंगा भाई? अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल. मान लीजिए आपके घर में आपके भाई बहन रहते हैं. आपको ऑलरेडी पता चला कि भाई आपका जो भाई आपकी जो बहन है उसने कुछ कांड किया है. यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड. तो आइडियली तो आपको जाके घर में बता देना चाहिए, बट फिर भी आप कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जाके नहीं बताते हो. कब नहीं बताते हो? आपको लगता है कि पेरेंट्स को डिस्क्लोज करने से बात अगर और बिगड़ सकती है तो कभी कभी आप उसे छुपा लेते हो. तो आइडियली तो बताना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि भाई पेरेंट्स को डिस्क्लोज करने से वो बात वहां पे बिगड़ सकती है तो आप उसको क्या करते हो सर? छुपा लेते हो. तो सेम केस यहां पे होता है कि लॉ कहता है कि भाई ऐसे कहता है कि अगर आपने कोई मैटर को की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई कर लिया, बट अगर आपका प्रोफेशनल जजमेंट आपको ये कहता है कि भाई इस मैटर को अगर मैं KAM में शामिल करूंगा, अगर इसको यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताऊंगा तो इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस बेनिफिट से ज्यादा रहेगा. बेनिफिट क्या था कि यूजर को डिस्कशन मेकिंग में शामिल करना है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना है, ये सारा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता दूंगा तो भाई उसकी वजह से उसका जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है वो ज्यादा रहेगा. तो आप उस मैटर को की ऑडिट मैटर में मत बताइए. फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट कर रहे थे, आपने देखा कि कंपनी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, कंपनी कोई फ्रॉड वगैरह में डाउट है. नाउ दैट जस्ट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन. अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि फ्रॉड वगैरह है. दैट जस्ट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन. अब आपको लगा कि ये तो की ऑडिट मैटर है, कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अबाउट सीरियस फ्रॉड, आपने उसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर लिया एंड उसके बाद क्या होगा पता है? कंपनी का सारा शेयर प्राइसेस डाउन हो जाएगा सिर्फ आपके उस कमेंट की वजह से. राइट. कंपनी को मार्केट में झटका लग जाएगा और हो सकता है वहां कोई फ्रॉड निकले ही ना. तो काफी बार ऐसा होगा कि यार आपको लगे कि इस चीज को ना डिस्क्लोज करने से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, फायदा कम है, तो आप डिस्क्लोज मत कीजिए. या लॉ या रेगुलेशन अगर मना करता है उस चीज को डिस्क्लोज करने के लिए तो कम्युनिकेट मत कीजिए. अगर कभी भी लॉ या रेगुलेशन मना करता है तो भाई लॉ तो सबसे ऊपर है ना, लॉ तो सबका बाप है. तो ऐसे 701 कहता है कि आप की ऑडिट मैटर डिस्क्लोज करें, बट लॉ कहता है कि आप डिस्क्लोज ना करें, तो आप किसको फॉलो करोगे? आप तो लॉ को फॉलो करोगे. तो अगर लॉ या रेगुलेशन कहता है कि आप इस चीज के बारे में पब्लिक में डिस्क्लोज ना करें, फॉर एग्जाम्पल लॉ कहता है कि आप कभी भी क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज ना करें. नाउ आई हैव डिटरमाइंड ए मैटर दैट इज द KAM, बट दैट इज वायलेटिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी राइट ऑफ माई क्लाइंट. तो इन दैट सिचुएशन क्या मेरे को उस बारे में KAM में बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए.
तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि जो मैटर मैंने के में डिटरमाइन करा उसको मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट? तो यहाँ पे दो सर्कमस्टांसेस हैं, लॉ या रेगुलेशन मना करता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियलिटी। और दूसरा कि इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस अगर ऑडिटर को लगता है कि बताने का जो परिणाम है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज है, वो बेनिफिट को आउटवे कर जाएगा, तो आप मत बताइए। तो लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर, या फिर इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर शुड नॉट बी communicated in the auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication। ठीक है जी। एंड दिस शुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ एंटिटी हैज ऑलरेडी पब्लिकली डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। बट एंटिटी ने अगर ऑलरेडी खुद ही डिस्क्लोजर दे दिया तो भैया एंटिटी को खुद ही अगर फिगर नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरे भाई ने ऑलरेडी उस चीज के बारे में पब्लिकली ढिंडोरा पिट दिया तो मैं क्या करूं? समझ रहे हो? तो वही कहानी है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द स्टैंडर्ड ऑफ ISO 701, दैट इज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक बार खाली आपको दिखा देता हूं कि यार की ऑडिट मैटर्स जो है ना वो ऑडिटर्स रिपोर्ट में किस प्रकार से दिखता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इन्फोसिस का ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है? तो भाई सिंपल सा चीज है, की ऑडिट मैटर क्या है? मैंने क्या एरिया आइडेंटिफाई किया जहां पे ROMM ज्यादा है या फिर जजमेंटल मैटर है, और एज अ ऑडिटर मेरा क्या रिस्पॉन्स था, मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करा। सिंपल सा कहानी है। जैसे आप देखो की ऑडिट मैटर क्या है, मुद्दा क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो हमने पूरा बताया कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या मुद्दा है, क्या इश्यू है, पूरी कहानी बताई, ठीक है? आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। तो की ऑडिट मैटर क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में एग्जैक्टली इशू क्या है, तो पूरा बताया, पूरा मुद्दा बताया, ठीक है, कि किस तरीके से इन्फोसिस अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन करता है, क्या इशू है। फिर एज अ ऑडिटर हमने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, राइट? हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक करे, हमने सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करा। तो एज अ ऑडिटर हमने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, हमने वो बताया, ठीक है? कुछ एडवर्स मुद्दा नहीं मिला बोल के हमने एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ में नहीं डाला, हमने की ऑडिट मैटर में डाल के छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो पहले मुद्दा बताते हैं की ऑडिट मैटर, और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स बताते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मुद्दा, व्हाट इज द की ऑडिट मैटर, एंड देन व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द की ऑडिट मैटर्स। एकदम सिंपल सी कहानी है, ठीक है जी। और अगर KAM नहीं मिला तब कैसे रिपोर्ट करना है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर ही दिया है। तो एकदम सिंपल स्टैंडर्ड है, एकदम लॉजिकल स्टैंडर्ड है, एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स कोरिलेशन विद डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, राइट? अगर KAM का हम कोरिलेशन बताएं सर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ, तो ऐसे 260 के साथ इसका कोरिलेशन बनता है, देन ऐसे 315 के साथ इसका कोरिलेशन बनता है, क्योंकि ऐसे 315 के हिसाब से जो सिग्निफिकेंट एरियाज अपन ने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ROMM आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाट डिटरमाइंस KAM, ठीक है? उसके बाद ऐसे 540 के साथ भी इसका कोरिलेशन बनता है, एंड ऐसा 705 के साथ भी इसका कोरिलेशन बनता है कि अगर हम डिस्क्लेम कर रहे हैं तो हम उसको KAM में नहीं डालेंगे, राइट? एंड साथ ही साथ ऐसे 570 के साथ भी इसका कोरिलेशन बनता है कि यू नो इफ देयर इज एनी मेटल अनसर्टेनिटी दैट इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो दैट इज अ KAM बट नॉट विल नॉट कम इन एज 701। तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके साथ इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का कोरिलेशन बनता है। 700 के साथ भी बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में अपने को KAM दिखाई देता है। तो 700 के साथ कोरिलेशन बनता है, 705 के साथ बनता है, 705 के साथ बनता है, 706 के साथ भी एक कोरिलेशन बनता है। जब 706 करेंगे तो आप देखोगे, एंड उसके अलावा ऐसा 315 के साथ कोरिलेशन बनता है, 260 के साथ बनता है, 540 के साथ बनता है। सो दिस आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जिनका कोरिलेशन अपने को ऐसा 701 के साथ देखने को मिलता है। सो इंडीड ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। एक बार अच्छे से कर लीजिए।